आप समझिएगा पेपर में केवल बच्चे का सिलेक्शन दो ही वजह से रुकता है, एक तो वो कि पेपर में वो आ गया जो उसको आता नहीं था, और दूसरा वो जो उसको आता था वो कर नहीं पाया। इसमें जो दूसरा वाला पार्ट है कि बच्चे को आता हुआ भी वो मौके पर कर नहीं पाया, इसकी सिर्फ और सिर्फ रीजन यही रहता है कि उसके अंदर एक वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता जो उसने क्लास में पढ़ा या फिर जो सीखा या जो प्रैक्टिस किया, क्या उसको मौके पर इंस्टेंट उसको इंप्लीमेंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ज्यादातर बच्चों की ये समस्या रहती है कि जो कुछ उसने पढ़ा वो पेपर में अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। तो ये जो मैथ्स का कंपटीशन, और अभी तो एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है कि सारे सब्जेक्ट्स का हुआ था, सभी सब्जेक्ट का हुआ था, उसमें इस एटीट्यूड को जनरेट करने की बात है कि जो आप सीख पा रहे हैं क्या वो एक तरह का एनवायरमेंट जनरेट कर पा रहा है आपको पेपर में। सच्चाई यही है कि जब पेपर शुरू होता है तो उसके 10 मिनट के बाद सारी आपकी रणनीतियां खत्म हो जाती हैं। सच्चाई यही है कि शुरू में तो बच्चा 10 मिनट महसूस करता है कि वो पेपर दे रहा है, एंड 10 मिनट के बाद पता है क्या होता है, मतलब ये मेरे कहने की बात नहीं, यहां बैठा हुआ हर बच्चा कोई ना कोई एग्जाम दे चुका है, और हर बच्चे के साथ ये घटना घटी है कि 10 मिनट में ही वो डिसाइड कर लेता है कि यार उसका पेपर बिगड़ गया, अभी नेक्स्ट पेपर कब आने वाला है, मैं फॉर्म भरूंगा, फॉर्म भरने के बाद वापस फिर से अच्छे से मेहनत करूंगा, क्योंकि इस पेपर में तो मेरी स्ट्रेटेजी बिगड़ चुकी है। रीजन ये है कि शुरुआत के जो क्वेश्चन उसको आते भी रहे, चाहे DIE हो, चाहे मेंसुरेशन या एक्सरसाइज, कोई भी सब्जेक्ट में उसने देखा उसको आता हुआ तो है, लेकिन वो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा है, चीजें उससे कहीं ना कहीं मिस हो रही हैं, वो बैक टू बैक आगे बढ़ता चला जाता है। तो केवल इस समस्या को देखते हुए कि लगातार सभी जगह पर लोग पढ़ाते हैं, रोहित सर भी उसी दिशा में आगे थे, फिर उन्होंने सोचा कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो एक जो एनवायरनमेंट देने वाली बात रही बच्चों को कि जो कुछ उन्होंने पढ़ा कि वो एक कंपटीशन के रूप में क्या आप वो मौके पर आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। मैंने जो देखा है पिछले 2 या 3 या 4 जो इस तरह के सर की तरफ से जो ऑर्गेनाइज कराया गया, उसमें जितने भी अभी भी 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट सिलेक्शन के करीब है, और पिछले वालों में जो फाइनल हुए तो उसमें तो बहुत से सेलेक्ट भी हो गए। मतलब इसमें भी जो फाइनलिस्ट थे उनमें से बहुत से बच्चा सेलेक्ट होकर निकल गए। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो जो आखिरी समस्या थी कि मौके पर जब एग्जाम के टाइम पे जो उनकी समस्याएं हैं वो इस कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट के ही वजह से निकल के आ पाती है। मैंने आज की मॉर्निंग की क्लास में भी एक छोटी सी बात डिस्कस की थी कि लोग वीरेंद्र सहवाग को उनके अटैकिंग नेचर की वजह से ही जाना करते थे। अभी एक रैंडम एक मैच हुआ था, उसमें भी उन्होंने 38 बॉल्स पर 83 रन बनाए, तो वो एटीट्यूड था। मतलब जब आप मैथ का क्वेश्चन देखें तो यार पेपर का मतलब मैथ का सेक्शन है तो पहले तो दिमाग में यह है कि रोहित सर से पढ़ी हुई है, और दूसरा यह है कि आपने खुद में मेहनत की है, आपने हर तरह से उसमें मेहनत कर दी है, जो भी क्वेश्चन आएगा उस पर बिल्कुल अटैक होना चाहिए, बिल्कुल मतलब बोलते हैं ना जिसको बोलते हैं कि धुआं ही भर देंगे, कि मतलब क्वेश्चन के साथ में एक सेल्फ एटीट्यूड जनरेट होना चाहिए कि अगर मैं मेरे लिए जैसे रोहित सर एक रहते थे कि मोटिवेशन का कि ठीक है मैथ्स इनको बहुत बढ़िया आती है, तो ये चाहते हैं कि ये भी अपने हर बच्चे में ये बात देख पाए कि नहीं हाँ इस बच्चे की जो है वो मेंसुरेशन बहुत अच्छी है, ये बच्चा जो है ये पेपर बहुत तगड़ा अटेम्प्ट करता है, ये बच्चा जो है ये हमारी कोचिंग से या फिर मेरे स्टूडेंट्स में ऐसा है जो सारी चीजों को मैनेज करके आगे बढ़ रहा है। उसी दिशा में जो एक ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया था आप सभी के बीच में, जो कुछ भी आपने पढ़ा क्या आप उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसी दिशा में कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया और उसमें अच्छी पोजीशन भी लेके आए। बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, फॉर्म भरते हैं, लेकिन उसमें उनका पार्टिसिपेशन उतना नहीं रहता है। एक अटेम्प्ट दिया या मान लो एक सेक्शन जैसे कई स्टेप्स में होता है, पहला या दूसरा स्टेप बिगड़ गया तो वो तीसरे स्टेप या चौथे स्टेप में वो मेहनत करना बंद कर देते हैं, जो कि गलत है। आपके एग्जाम में भी 4 सेक्शन आते हैं, आपका कोई एक सेक्शन बिगड़ गया तो ऐसा थोड़ी ना दूसरे और तीसरे चौथे सेक्शन में आप कुछ नहीं करने वाले। आखिरी तक ये समझिए कि जो भी मेहनत करनी है वो यहीं से मेहनत करके वहां पर जो 2 घंटे का टाइम रहता है उसमें आपको पूरे चारों सेक्शन पूरे जी जान से लगाने हैं इस बात पर। और जहां तक मुझे लगता है रोहित सर इस बात की शुरुआत वहीं से हुई है कि जब आप अपने टाइम पर तैयारी करते तो अगर 2 घंटे का आज भी मुझे याद है 2 घंटे का अगर पेपर होता था इंग्लिश का तो पूरे के पूरे 2 से ही सॉल्व करते थे। कई बार मैं फेडअप होता था कि यार कैसे पॉसिबल है कि इंग्लिश की मेंस की एसटी 2 घंटे की लगातार लगाई जा सकती है, वो भी कितने दिन, 365 दिन। ये मुझे पता है आप नहीं मानेंगे, लेकिन पहली बार की मुझे आज भी बात याद है, मैथ्स में बहुत आती थी इनको मैथ्स, लेकिन मैथ्स में इनके मुझे लगता है बहुत ही कम मार्क्स थे। बिल्कुल उदास चेहरा आया था, मैंने कहा क्या हुआ, कहते हैं कुछ नहीं यार हुआ नहीं, लगता है आता है लेकिन आता नहीं है। तो मैंने कहा कैसे होगा, तो आज मुझे जब मैं इस बात को सोचता हूं तो उसी बात को इन्होंने, और याद रखिए यही अपने आप में सबसे बड़ी बात होती है कि जिन समस्याओं का सामना करते हुए आप सफलता के रास्ते पर चलें, क्या वही चीजें आप अपने आगे वालों को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करते ही नहीं करते। उस दिन के बाद से मुझे याद है कि उन्होंने लगातार इंग्लिश के सेक्शन में भी 365 एसटी लगाई है, जो कि अपने आप में बहुत मुश्किल है। एक बार तो मैं बहुत बड़ी समस्या में फंसा हुआ था, मैंने फोन किया तो बोलते ऐसे एसटी कर लो उसके बाद आऊंगा, तो अपने आप में एक मोटिवेशन वाली बात रही।
उसी बात को कैरी ऑन करते हुए जो भी ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसमें जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पहली तो ये कि पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, ये एक एटीट्यूड जनरेट करता है यहां से लेकर एग्जाम तक के लिए। दूसरा, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं पहले दूसरे फेज में अपना अच्छा परफॉर्मेंस देना या खराब परफॉर्मेंस की वजह से अगले फेज में अपना उतना परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, तो ये गलत बात है। गलत बात का मतलब ये कि ऐसे भी बहुत से बच्चे जो सीपीओ में 1600 मीटर में 1400 मीटर में वो दौड़ चुके होते हैं, 200 मीटर बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन वो हिम्मत तोड़ चुके होते हैं क्योंकि उनका आखिरी समय में परफॉर्मेंस ना कर पाने की आदत आ चुकी है। कोई बात नहीं, एक दो फेज अगर गड़बड़ हुए, मार्क्स आपके कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उसमें प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट करें, अपना 100% दें। जो चीजें सीखी हैं आपने वो यहीं से निकल कर आएंगी कि हाँ आप उनमें अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। उसी दिशा में जो आने वाले समय में भी आप सभी के लिए वापस फिर से सेम कंपटीशन जो है या एक ऑर्गेनाइज करने की दिशा में रोहित सर ने अपना पूरा प्लान बनाया है। मैं चाहूंगा कि वो आपको ब्रीफ करेंगे इस बारे में। तो और वो दूसरी वाली बात, मैं एक और बात बता दे रहा हूं, मतलब हमेशा ये इस बात पर फोकस करते रहे कि वो जो पढ़ाई वाली बात थी, मतलब पढ़ाई और तैयारी, मतलब हम शुरुआत से इस बात को हम डिफरेंशिएट करते रहे कि पढ़ाई अलग होती है और तैयारी, बात समझिएगा, तैयारी बिल्कुल अलग होती है। और ये सब इन सब छोटी छोटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना और साथ साथ खुद भी एसटी या फिर कोई सेट पेपर लगाना, वो तैयारी का हिस्सा है, पढ़ाई का हिस्सा। पढ़ाई तो आप लगातार करते रहे, पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, पढ़ाई से सिलेक्शन कहीं नहीं है, आप इस बात को समझिए। भैया मैं भी आज यहाँ पे खड़ा हूं, जैसे मैं करता था इधर उधर, थोड़ा बहुत, मतलब मेरा क्या है 10 जगह दिमाग रहता था, मैं जॉब वॉब पे ज्यादा ध्यान नहीं देता था, ये मुझे डांट के इधर उधर थोड़ा ठीक ठाक जगह मुझे पहुंचवा दिया है, अच्छा है, तो बढ़िया चल रहा है सब कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि वो साथ रह कर भी और चीजों का सही मार्गदर्शन से आपको वो चीजें क्या है वो अचीव हो सकती हैं। सेट पेपर जैसे मेरा कभी नहीं रहता था इस तरह के लिए, लेकिन इन्हीं को देख देख कर मैं प्रॉपर सेट पेपर लगाना, एसटी लगाना और इन सब चीजों को लेकर आगे बढ़ता रहा लगातार। तो मैं चाहूंगा रोहित सर से कि वो आगे जो भी अगला आपके लिए मैथ्स का या सभी सब्जेक्ट का कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे। सबसे पहले तो तुम सर को थैंक यू, और सभी बच्चे जिन्होंने पीछे बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अच्छे स्थान ग्रहण किए, उनको हार्दिक बधाई। इसी दिशा में जैसे 4th सीरीज थी टूर्नामेंट टेस्ट सीरीज के नाम से, जिसको ATS नाम से ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रत्येक वर्ष, और जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो उससे पहले इसकी पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है ताकि उसको बेहतर से बेहतरीन की तरफ वो सभी बच्चे पहुंच जाएं जहां जो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। जैसे सर ने भी डिस्कस किया और इससे पहले भी मैंने बताया है आपको शायद कि अगर लगातार मॉक टेस्ट दिए जाएं और उसी के साथ अगर आप अपने इंप्रूवमेंट को ध्यान देते रहें और डेली आप अपडेट करते रहें तो धीरे धीरे बेहतर होगा। मुझे खूब अच्छे से याद है, जैसा जिक्र भी किया कि मैं जब 2012 का पेपर दे के आया तो उस समय इंग्लिश में मेरे माइनस में मार्क्स थे और मैथ में जैसे तैसे जो थे वो ठीक थे, लेकिन उसके बाद जब हम आते हैं तो शाम को ट्यूशन पढ़ाने के बाद 10 बजे सर से मुलाकात होती है और हम लोग साथ में ऐसे बैठते हैं क्योंकि हम लोग एकेडमिक टाइम से ही साथ में रहे। तो जब आप साथ में बैठते हैं तो डिस्कस होता है कि यार हो नहीं पाएगा, तो अतुल जी बोलते हैं कि ऐसा है कि ये बताओ कि जो तुम कल थे उससे आज बेहतर हो या नहीं, इसी को और बेहतर करना है। अगर आप इसी को और बेहतर कर लेंगे तो बस यही इंप्रूवमेंट होगा और अगले एग्जाम्स के लिए और बेहतर इसी तरह करते जाएं तो ज्यादा से ज्यादा आप कर पाएंगे और इंप्रूवमेंट आपको स्वतः दिखाई देगा। ये मत सोचिए कि कल क्या था आज क्या है, अगर आप इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ते जाए और कदम पीछे नहीं करेंगे तो चीजें बढ़ेंगी। तो 2013 के CGL को मैं टारगेट करता, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की इतनी वैकेंसी आती नहीं थी तो मैं उसको टारगेट कर रहा था कि उसको बेहतर कर पाऊं। फिर मैंने लगातार मॉक टेस्ट देना जैसा कि बताया और ये लगातार करता रहा तो एक इंप्रूवमेंट बेहतर हुआ। फिर एक ऐसा टाइम भी आता है कि जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा पद चाहिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप डिसाइड करते हैं आपको इंस्पेक्टर बनना, आप इंस्पेक्टर बनेंगे, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्लर्क बनना, आप क्लर्क रह जाएंगे, जहां पे आप डिसाइड करते हैं वही होगा। एक दिन में जादू कुछ नहीं होता। जैसे UPSI वाले बहुत सारे बच्चे लगे थे, उनकी उस दिशा में थोड़ा सा एक उनको वार्म अप दिया जा रहा है, लेकिन अगर वो ये सोचें कि 3 महीने में उनका सिलेक्शन कराया जा सकता है, वो कर सकते हैं, ये शायद उनके लिए फालतू की बात होगी। अगर उनकी तैयारी पीछे से चली आ रही तो वो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली उनको वो रिजल्ट दिखाई देंगे और वो कर पा रहे होंगे। जो टूर्नामेंट टेस्ट सीरीज की परफॉर्मेंस होती है, जैसे एक दिन एक बच्चे ने हमसे बोला कि ये बताइए कि मतलब कहाँ वैकेंसी जाती है, कहाँ क्या होता है, हम तैयारी करते हैं तो कर नहीं पाते। हमने उससे बोला कि काम करो, एग्जाम में जो आता है वो तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले काम करो जो टेस्ट होते हैं क्लास के, टेस्ट सीरीज जो टूर्नामेंट होती है तो बहुत बात की बात है, जो क्लास टेस्ट होते हैं ना उसमें टॉप 10 में आते रहो 6 महीने, तब बताना कि नहीं हुआ तो बात करेंगे। तो आपके लिए एक बेंचमार्क होता है क्लास टेस्ट या कोई टेस्ट सीरीज कि आपके अगर परफॉर्मेंस आप प्री चेक कर रहे हैं और उसमें जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। टॉप 10 में आने वाले लोगों ने ही बेहतर परफॉर्म नहीं किया,
उससे पीछे वाले लोगों ने भी, जो उससे नीचे हैं, उनको सबको प्राइज तो नहीं दिया जाता, लेकिन उससे नीचे भी लोग हैं जिन्होंने अपने इंप्रूवमेंट को बहुत बेहतर किया, आगे और अच्छा करेंगे। पिछले टूर्नामेंट्स के जो रिजल्ट्स रहे उनमें क्लियर देखने को मिला कि जो टॉप 10 के बच्चे रहे या जो टॉपर्स रहे, उनका कहीं ना कहीं विद इन ईयर तो सिलेक्शन हो जाता है या ऑलरेडी उस सीरीज में रिजल्ट मिल जाता है। आज भी जो बच्चे जिनको इस सीरीज के लिए प्राइज दिया जा रहा है, उनमें से भी कई बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, और एक बच्चा तो ऐसा है जो ऑलरेडी 2 जगह सेलेक्ट हो चुका, शायद वो आ भी नहीं पाया, रूपेश मोस्ट प्रॉब्ली, है ना। तो इसी तरह से अलग अलग ये परफॉर्मेंस शो करती है कि अगर आप अपने लोगों के बीच अपने साथ के साथ यहाँ इस इंस्टीट्यूट में अपनी परफॉर्मेंस शो करते हैं तो फिर कहीं कोई कमी रह नहीं जाती। भले ही मैथमेटिक्स को बहुत बेहतर करके लेके चल, लेकिन क्योंकि हमारा अनुभव ये रहा है कि सभी सब्जेक्ट में बेहतर कमांड के साथ, तो मैं उसको बेहतर गाइड करके लेके चलता हूं। जिन बच्चों ने भी टेस्ट सीरीज में बेहतर किया वो ये देख पा रहे हैं कि उनका इंप्रूवमेंट अपने आप में अलग दिखाई दे रहा हो, तो डेली बेसिस पर लगातार करते जाएं तो आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। दूसरी बात, अभी इस तरह की सीरीज की जरूरत क्या है, टेस्ट कराए क्यों जाते हैं, कुछ लोग इग्नोर भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टेस्ट को रखा जाता है क्योंकि उनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। टेस्ट इस टूर्नामेंट टेस्ट सीरीज की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि जो बच्चे इसको जानते हैं और समझते हैं, उन्होंने प्रेशर बना के इसको हमको एक डेट दी थी कि भैया इस संडे तक आपको अनाउंस करना ही करना है। संडे हमने उनको दी कि मिस हो जाता है क्योंकि पूरा बनाना होता है, फिर उसके बाद बहुत सारा लोड रहता है इधर उधर, तो संडे को मैं उनको सबको छोड़ दिया कि पूरी क्लास जो अपने आप प्रैक्टिस बैच के नाम चलती है, उन सभी बच्चों को ही परमिशन दे देगी कि अगर आपको रात के 8 बजे तक ये शेड्यूल ना मिले तो आप मुझे फोन करने लगना, तो मैं मजबूर हो जाऊंगा, मैं भी बना डालूंगा। तो आपने देखा होगा कि शाम को वो एक स्टेज का शेड्यूल मैंने डाल ही दिया था कि बाकी मैं बना लूंगा, लेकिन कम से कम एक स्टेज का आपको मिल जाएगा और बाकी स्टेज के लिए आपको सारी जानकारी धीरे से दे दी जाएगी। तो वो पूरा तैयार है, जिसका 4 स्टेप में टेस्ट होगा अगला, और ये 4 स्टेप का जो टेस्ट होगा ये अभी इसी मंथ से स्टार्ट होगा और मई के फर्स्ट वीक तक जाएगा। सिलेबस को 4 पार्ट में जितना मैं बेहतर कर सकता था उतना बेहतर उसको डिवाइड कर दिया गया है। पिछली बार 5 स्टेप सीरीज थी, इस बार 4 स्टेप की गई क्योंकि मुझे लगा कि शायद 4 स्टेप ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू 5 स्टेप। 4 स्टेप में आपको सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और लास्ट स्टेज को हमने उसको क्या कर दिया है कि इकट्ठा 4 सीरीज का टेस्ट हो जाएगा, और ये टेस्ट आपका लगभग CHSL से पहले 3 स्टेज पूरी हो चुकी होंगी और उसका CGL का जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो अभी 4 स्टेज पूरी हो चुकी होंगी। तो आपको उसके बीच भी आपको और टाइम मिलेगा अपने आप को दोबारा से देखने का कि अगर कहीं कोई कमी रह जाए तो उसको दूर किया जाए। मेरा यही मानना रहा है कि अगर आप लगातार इसको प्रयास में रखें और छोटी छोटी कमियों को दूर करें तो बेहतर होगा। एक छोटी सी बात जो मैं जिक्र कर देना चाहता हूं कि कई बार गर्ल्स की एक इश्यू आता है कि उनका टाइम प्रेशर हो जाता है, एक्सेट्रा 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 हो जाता है। मुझे अच्छे से याद है कि एक बच्चे ने ही क्लास में जिक्र किया था जिसका IB में पिछली बार सिलेक्शन हुआ था, इस बार तो अभी IB का रिजल्ट चल रहा है। उसने कहा था कि अगर हम पेरेंट्स को अपडेट करते हैं तो कन्विंस होते हैं, हम करते क्या, हम अपने आप में चुप हो जाते हैं। जब हमको डांट पड़ती है ना तो हम चुप हो जाते हैं और चुप हो जाने के बाद हम बिल्कुल शांति से चलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि परिवार के जो सदस्य हैं, जो हमारे जिनको हमें अपडेट करना चाहिए, वो ऐसे ऐसे गुजर जाते हैं। सामने से आ रहे होते हैं तो हम इधर मुंह करके ऐसे टिल्ट कर लेते हैं और निकल जाते हैं। ये होता है। जब आप ये कर रहे हैं तो फिर आप कन्विंस कैसे कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं। आप अपने पेरेंट्स को देने वाले मॉक टेस्ट, क्लास में चल रहे सिलेबस, लगाए हुए सवालों, इनके बारे में अगर अपडेट करते रहे तो वो आपको जरूर मोटिवेट करेंगे और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े होंगे, क्योंकि कभी भी वो आपका बुरा नहीं चाहते। एग्जैक्टली वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी इतना लंबा चल के आ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें इतना इस बात का इतना डर होता है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, और उस गलती ना हो जाने के चक्कर में कई बार वो जो प्रोटेक्शन देना चाहते हैं वो आपके लिए बाउंडेशन बन जाता है। चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, कई बार वो केयरिंग जो होती है वो आपको प्रॉब्लम करती है। एग्जैक्टली वो ऐसा हो नहीं सकता अगर आप वास्तव में कन्विंस करें। ये बात मुझे पहले नहीं समझ में आती थी, मेरे साथ भी दिक्कत है, लेकिन बाद में जब ये अनुभव किया कि अगर कन्विंसिंग रहा जाए तो जो फैमिली के लोग हैं, जो परमानेंट साथ रहने वाले हैं और जो हमसे बुरा नहीं चाहते, वैसे ऐसे लोगों की संख्या उंगलियों पे होती है, उनको अगर हम साथ लेके चलें तो ये और बेहतर हो सकता है, क्योंकि वो पार्ट जो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनके ऑब्जेक्शन या इन्वॉल्वमेंट की वजह से, वो हमें और एडिशनली मिल जाएगा। इसलिए जो अगली 4 स्टेप सीरीज, 4 स्टेप की सीरीज है, 3 स्टेप में 3 पार्ट्स में सिलेबस, उसका जो प्रोस्पेक्टस है वो आपको आज मिल जाएगा जब आप क्लास ओवर करेंगे वाली। उसके बाद आपको सिलेबस मिल जाएगा, उसको प्रॉपर स्टडी कर लें और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को और इंप्रूव करने का प्रयास करें। अब मैं अभी से चाहूंगा कि जिन बच्चों ने बेहतर परफॉर्म किया उनको प्राइज देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। जिन बच्चों ने भी इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस किया है उनका रैंक वाइज मैं नाम बुलाता जाऊंगा। फर्स्ट रैंक आई है साक्षी मिश्रा जी की, जिनके 600 में
कितने हो सकते हैं? बहुत से लोगों को लगता है इतने मार्क्स भी आते हैं कि नहीं आते हैं ये लगता है बहुत लोगों को। 568.5 एंड ऑलरेडी सेलेक्टेड है ये। इसी विजन का चयन भी हो गया। हाँ, इसी वर्ष उनका चयन भी हो गया। और देखिए सब ये अजूबे नहीं है ये सब भैया, आप ही लोगों के बीच में कभी रोहित सर भी किसी जगह बैठ के पढ़ते रहे, मैं भी, और ये बच्चे भी, आप भी ऐसे ही कभी खड़े होंगे। चलिए साक्षी से चाहूंगा कि वो उनके क्या एक्सपीरियंस रहे तैयारी के दौरान, और वो अपने एक्सपीरियंस से क्या आपको दे सकती हैं, तो 2 वर्ड आपके लिए बोलेंगी। सबसे पहले तो थैंक यू सर का क्योंकि जब स्टार्टिंग में आए थे तो कुछ भी नहीं आता था, जो कुछ सीखा यहीं से ही सीखा। बस क्या होता है कि एक कंसिस्टेंसी बना के चलनी होती है कि डेली बेसिस पे हमको इतना काम करना ही है, और रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, और साथ में मॉक टेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस तो मान लो रोज़ रोज़ चलती है। और आप बच्चों को ये बताएं कि जो टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट सीरीज आप देते रहे, इस एग्जाम में आपको क्या प्रभाव मिला, फर्क पड़ा आपके, क्या इंप्रूवमेंट दिखा? हाँ, जो ये टेस्ट सीरीज होती है इसको बहुत, अगर हम ये सोच के चले कि यही एग्ज़ाम है तो इससे हमारे एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलता है। और साथ में मतलब हमारी एग्ज़ाम के पहले जैसे टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज होते हैं, तो उससे टॉपिक वाइज भी सब कुछ कवर होता जाता है। तो मतलब मेरे हिसाब से ये सब जो टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट होते हैं या क्लास टेस्ट होते हैं, इनको बहुत अच्छे से देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे क्लास टेस्ट है तो चलो आज क्लास नहीं जाते हैं तो ये सब और बस। चलिए साक्षी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए भी कि उनको भी धन्यवाद कि उनकी जो भी परफॉर्मेंस रही है उससे उनको जॉब मिल पाई, और आप सभी के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। याद रखिए कि हर वो व्यक्ति जो कुछ बेहतर करता है वो स्वयं के साथ साथ समाज या फिर उसके जैसे जो भी लोग हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत का भी काम करता है। तो बेसिकली जो लड़कियां हैं लड़के हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो उनसे भाई मोटिवेट होंगे। सेकेंड रैंक आई है विवेक मिश्रा जी, इनके 600 में मार्क्स आए हैं 558। एक्सपीरियंस शेयर करें और ये बताएं कि जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्लास से देते रहे और उस बीच आपको जो इम्प्रूवमेंट महसूस हुआ, अगर इसी मॉक टेस्ट सीरीज को आपने एग्जाम की तरह माना होगा तो आपको क्या फर्क महसूस हुआ, क्या आपको इम्प्रूवमेंट अपने रियल एग्जाम में मिला? जब फर्स्ट मॉक दिया था यहाँ पे उसमें मेरे नंबर थे 68 क्लास टेस्ट में, क्लास का मॉक था पहला। तो पहले हमने अपना पूरा कोर्स तक कंप्लीट नहीं था, तो पूरा कोर्स पहले कंप्लीट किया जो जो छूटा हुआ था सब टॉपिक। उसके बाद टेस्ट देना शुरू किया तो परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी होती गई। और जैसे मॉक में जो गलत हो तो उसकी एक अलग कॉपी बना लीजिए, लिखिए उसमें जो जो गलत हुआ उसको कैसे सुधारना आगे। बच्चों के लिए कुछ मोटिवेशन? थैंक यू। इस टेस्ट सीरीज में 3rd पोजीशन आई है स्वप्निल अवस्थी, इनके 557 मार्क्स हैं 600 में।
स्वप्निल से भी चाहूंगा कि वो आप सभी को जो भी उनके एक्सपीरियंस रहे इस टेस्ट के दौरान और तैयारी के दौरान वो आपसे शेयर करें। First of all, good morning everyone. And indeed, the most important part in your preparation is the institute and the one who is guiding you. So, सबसे ज़्यादा टाइम तो मुझे यही लगा कि पहले तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिला अच्छा, जो आपको अच्छे से बताए या प्रॉपर गाइड करे, और या फिर कोई ऐसा टीचर जिसे खुद उस लेवल की इंपॉर्टेंस पता हो कि वो आपको प्रिपेयर किस चीज़ के लिए करा रहा है. सो दैट थिंग वॉज वेल हैंडल्ड बाई सर, नो डाउट. बट धीरे धीरे जैसे आप प्रिपेयर करते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि हमारे आगे तो और बहुत सारे लोग हैं जो इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, तो हमारा कैसे हो सकता है. आई मीन दैट्स नॉट पॉसिबल कि हम बस अभी 2 महीने आए हैं पढ़ने और हमें ये सब प्रिपेयर हो जाए, या 1 साल में हमें इतना आ जाए, हमारी स्पीड इतनी बढ़ जाए कि हम इनके लेवल पे आ जाए. बट दैट्स नॉट ट्रू. विथ प्रैक्टिस इट्स ऑल इज पॉसिबल. आप जितना प्रिपेयर करोगे उतना प्रैक्टिस करो बस. हर रोज आप जितना पढ़ रहे हो या सर आपको जो भी बोल रहे हैं, जिस भी रेगुलर इन योर क्लास टेस्ट अलॉन्ग विद द टूर्नामेंट सीरीज, बहुत हेल्प होती है, बहुत ज्यादा. आप खुद सोचो कि आप एग्जाम के लिए अगर खुद को बाउंड कर रहे हो या रोज रोज कुछ टाइम टेबल बना रहे हो, अपना स्केड्यूल सेट कर रहे हो कि आज मुझे इतना पढ़ना है, उतना नहीं हो पाता. वो सिर्फ पेपर पे रह जाता है. आप कुछ भी टाइम देखो कि दिन में 12 घंटे का बनाना है, नहीं होता, कितना भी सोच लो. फिर सर ने एक बार एक रूटीन बताया कि आप ऐसा सोचो कि फोन तो हटा दो किनारे स्विच ऑफ करके, और सुबह 8 बजे पढ़ने बैठो, और ऐसा सोचो कि आपको सीधा रात को 8 बजे उठना है. उसके बीच में सिर्फ उतना मिनिमम टाइम खर्च करो जितने कम से कम समय में सब कुछ हो सकता है. यानी 6 मिनट में खाना खा लो, और ऐसा सर करते हैं कि 6 मिनट में खाना खाओ, और जितना जल्दी आपके जो भी डेली वर्क्स है वो सारे हो सकते हैं. तो जब आप ये 12 आवर स्लॉट सेट करोगे तो इसमें आपका हार्डली मेरे ख्याल से 2 घंटे जाएगा, जो वैसे हम लोग 4 से 5 घंटे वेस्ट करते हैं. सो कुल मिला के आपकी इफेक्टिव स्टडी जो होगी, तो आप भी खुद बोल पाओगे कि नहीं, आज मैंने इतना पढ़ा है और मैंने इतना रिवाइज कर लिया. जैसे जैसे आपकी एक एक बुक्स या शीट्स खत्म हो रहे हैं, उनको उठा उठा के रिवाइज करो स्टार्टिंग से. मेंस के पहले आप मॉक टेस्ट में, तो मेंस में आप प्री में, सब में मॉक्स में तो बहुत रेगुलर रहना है. मेरी हालत ये थी कि मैं मैथ्स देती थी, मैथ्स का मॉक, तो कभी भी एक बार में पूरा नहीं किया शुरू में. या तो फर्स्ट के 50 क्वेश्चंस करे, उसमें 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया तो हालत खराब कि पूरा 2 घंटे में कैसे होगा. फिर कभी लास्ट के 50 करे या जंप कर दिया क्वेश्चंस में. फिर लास्ट में 1.5 आवर में कंप्लीट क्वेश्चंस हो जाते थे. और इंग्लिश का मेरा मॉक आज तक 1 घंटे में कंप्लीट होता है मेंस का, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद भी. और 2019 में भी मेरे इंग्लिश में अराउंड 190 मार्क्स हैं. सो अगर आपकी किसी सब्जेक्ट पे होल्ड अच्छी है तो उस पर बना के रखो, लेकिन जिस पे नहीं है उस पर प्रैक्टिस करो. दैट्स इट. और सर है, ही विल गाइड यू द बेस्ट. थैंक यू. इस टेस्ट में 4th पोजीशन आई है शिवम. इनके मार्क्स हैं 527. शिवम, भाई ताली बजाए रहिए, आपके लिए भी कोई बजाएगा. अच्छा, ये कह रहा हूं कि किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि प्राइज देने के बाद वापस रखे ले रहे हैं. भैया देखो, सुनो, ये प्राइज राइज तो बात की बात है, जॉब जरूरी है. ये भी आईनी का ही है, मिल जाएगा. बाकी तैयारी का इससे ही कि जॉब मिल जाए. सेम सीरीज में शिवम जी से भी हम चाहेंगे कि वो आपको जो भी उनके इस टेस्ट के दौरान एक्सपीरियंस रहे वो शेयर करें. थैंक यू सर. और मैं ये बताने से पहले कि मैं अच्छा क्या किया, थोड़ा गलती बता. जैसे मैंने 2019 का सीजन दिया, तो जैसे आपको कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना किसी में. जैसे मैं इंग्लिश में लो कॉन्फिडेंस रहता था हमेशा, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था, और मैथ में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस रहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैथ में अच्छा कर लो. तो मैं कभी प्रैक्टिस नहीं करता था, और मैं कभी टेस्ट सीरीज तो यहाँ कभी अलग वाली ज्वाइन नहीं की, टूर्नामेंट को छोड़ के कभी नहीं किए. झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं. और तो जैसे मैं 15 नंबर को मैं था तो मेरे 170 थे, और गलत ज़्यादा थे 7-8, क्योंकि बहुत कम प्रैक्टिस की वजह से था. तो ज़्यादा से ज़्यादा केवल प्रैक्टिस करें, इसका एक ही मैथ का सोल्यूशन है और कोई नहीं है. और थैंक यू. और ये बात पहले ही मैंने बोली कि इररिलेवेंसी से बच के आपको जो बेहतर मिले बस करते रहो. लेकिन अक्सर ये होता है ना कि मतलब हम जब इधर उधर भागते हैं तो इररिलेवेंट करने लगते हैं कि 3 सेकंड में हमारा ये लिब्रा खत्म.
उसके बाद कहानी शुरू खत्म तो होती नहीं, शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे। फिफ्थ पोजीशन पर आए हैं रुपेश, ये प्राइज देने उसके आगे बढ़ते हैं। थैंक यू क्लास। और मैं रुपेश से भी चाहूंगा कि 2 मिनट में जो एक्सपीरियंस अर्थ एकेडमी के साथ रहा और जैसे जैसे हमसे जुड़ाव रहा उसको शेयर करें, और ताकि उससे भी आपको एक मार्गदर्शन मिल सके। थैंक यू सर। ये है कि सर की जो स्ट्रेटजी है उसी को आप लोग फॉलो करिए, और सबसे मेन चीज तो यही है प्रैक्टिस। जितनी सर करवाते हैं मुझे नहीं लगता कि कोई भी करवाता होगा इतनी। अगर उतनी कोई सीरियसली करता है तो सिलेक्शन तो डेफिनेटली तय है। बाकी तो सर का गाइडेंस है, उससे ज़्यादा तो कोई दे ही नहीं, मैं तो नहीं दे सकता हूँ। ठीक है। एंड 6th पोजीशन पर हैं गौरव, इनके मार्क्स आए हैं 497। चलो अच्छा, ये गौरव है। अच्छा, इनको भी मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ, तो इनके बारे में भी है, लगातार कंसिस्टेंट रहे चीज़ों को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर लगातार। मुझे कई बार लगता था बहुत ज़्यादा पूछता है, मतलब पूछना इन द सेंस कि किसी चीज़ को कैसे करना है ये बहुत मायने रखता है। आपको क्या आता है ये एक अलग बात है, लेकिन किसी चीज़ को कैसे किया जा सकता है ये अलग बात है। मैं जब भी गौरव को देखता था मेरे दिमाग में रहता था नहीं, पोटेंशियल है बच्चे में, और कई बार अगर टाइम भी नहीं बच रहा, ये लग रहा है कि नहीं ये पूछ रहा है इसको बताना है, फिर भी ये लगता था कि नहीं बताना है, क्योंकि एक सही दिशा में अगर तैयारी कोई कर सकता है और खुद से जानना चाह रहा है तो फिर सपोर्ट करना जरूरी रहता है। मैं गौरव से भी चाहूंगा कि बहुत शॉर्ट में केवल 2 लाइनों में अपनी बात, अपना एक्सपीरियंस आपके सामने रख दें। काफी लोग हैं और समय भी आपका हो रहा है। सर यहाँ पे आके बोलना बहुत बड़ी बात है, और फिर आवाज निकलना वो उससे ज्यादा बड़ी बात है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जब आप तैयारी करें तो अपने नोट्स को लिमिटेड रखें, क्योंकि कई लोग नोट्स तैयार करते हैं वो एक किताब को दूसरी किताब में दूसरी कॉपी में बना डालते हैं, और जब रिवीजन करने की बारी आती है तो उनके लिए रिवीजन ही भारी पड़ जाता है। वो सोचते इस किताब से हटे थे 4 रजिस्टर हमने बना के रखे हैं और उसको कैसे रिवीजन करना है। रिवीजन करने के लिए आपको नोट्स अपने लिमिटेड रखने होंगे, उसमें की पॉइंट्स रखने हैं, जो चीज़ आप हमेशा भूलते हैं उसके नोट्स बनाइए, बाकी किताब में लिखा हुआ सब कुछ मिलेगा आपको। और उसके बाद टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें, हम लोग जब एसटी देते हैं तो एसटी में अधिकतर लोग का कंसंट्रेशन फुल होता है 1 घंटे के लिए। एनालिसिस के बारे में हम लोग बिल्कुल सुस्ती दिखाते हैं, जो चीज़ हमारे में डेवलपमेंट करने के लिए है उसके लिए हम ऐसे देखते हैं कि बस 10-15 मिनट में नहीं लगाते, ठीक है ये नहीं आया ये नहीं आया खत्म कर दो। जबकि आपका डेवलपमेंट, आपका चाहे टूर्नामेंट की बात करें चाहे आपकी नौकरी की बात करें, आपका एनालिसिस ही आपके काम आता है। एसटी आ सकती है 80%, लेकिन आपका 100% आपका वो एनालिसिस है जो आप उस एसटी से सीखेंगे। अधिकतर लोग, यहाँ तक कि हमने भी यही गलती की है कि हम भी बस मॉक टेस्ट देते थे, फिर उसके बाद 10-15 मिनट में निपटा देते थे। यहाँ तक कि सीजीएल जो एक बड़ी जॉब मानी जाती है उसकी एसटी के एनालिसिस भी हमारे ऐसे ही रहते हैं। एनालिसिस को आप थोड़ा टाइम दें, अपना टाइम एनालिसिस करें। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। इस टूर्नामेंट में 7th पोजीशन पर है राम प्रताप सिंह, इनके मार्क्स आए हैं 493.5। राम प्रताप राम प्रताप जी की भी, इनकी भी फोटो चूंकि ये अवेलेबल नहीं करा पाए थे, इसलिए इनको भी
जो है प्राइज हाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लेकिन इनकी चेक रेडी नहीं हो पाई है बड़ी वाली, आगे छोटी वाली तो हो ही गई है। हाँ, मैं राम प्रताप से भी कहूँगा कि जो भी इन्होंने तैयारी के दौरान अपने एक्सपीरियंस लिए हैं बहुत शॉर्ट में, क्योंकि तैयारी का सिर्फ यही है कि हम कितनी अपनी कम समय में ज़्यादा बात कह सकें, तो मैं चाहूँगा कि सिर्फ 2 लाइन। भैया का एक है कि भैया जब पढ़ाते सभी लोग हैं, लेकिन भैया पढ़ना सिखाते हैं। जब मैं शुरू में आया था तो मन लगता नहीं था, लेकिन जब आप भैया ने सवाल कराया तो दिए, आप क्लास में आएंगे 2-4 बार मार खा गए। हाँ सवाल अगर क्लास में आप करके नहीं लाएंगे ना तो आप ऊब जाएंगे बैठे बैठे। तो इससे मतलब कॉन्स्टेंट हम पढ़ते गए और आज बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। 2018 में भी सीरियल में अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि रिजल्ट डेट हमारी ओवर हो गई थोड़ी, सितंबर में रिजल्ट आया तो बाहर कर दिया डीबी में। 2019 में भी अच्छा है और शायद उम्मीद करते हैं कि सिलेक्शन हो जाए। और इंग्लिश के लिए बहुत परेशान थे क्योंकि वो बाहुबली तो मिल गए थे भैया मैथ के लिए इंग्लिश की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो इंग्लिश में हमारे एक सर थे, खैर हम गए वहाँ, पढ़ने में अच्छा समझ में आया। तो उनसे हमने एक बार पूछा, वो बात हमें बहुत अच्छी लगती है, हमने पूछा भैया पेपर आ रहे हैं इंग्लिश में कुछ हो नहीं पा रहा, ऐसा करिएगा आप कुछ जल्दी कुछ करा दीजिए। तो उन्होंने हमसे कहा कि देखो बेटा तुमने ट्रक में भी एक बात पीछे पड़ी होगी कि जिसको जल्दी थे वो चले गए ठीक है। तो आप अगर लगातार पढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिस के आधार पर होगी। अब जो सोच रहे हैं कि हम आ गए 5-6 महीने में कोई भी टीचर आपको सीरियल लेवल कर दे तो वो संभव नहीं है। तो पढ़ते गए, मैथ में इंग्लिश में तो और भी अच्छा खैर हो गया, 178 है इसमें, 2018 वाले में इसमें भी तो 170 हैं। तो ऐसे हम रेगुलर पढ़ते गए, उम्मीद है कि 2019 में हो जाएगा शायद इस बार नॉर्मलाइजेशन मार्क पर पता चले। तो भैया का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि पढ़ने वढ़ने में मन लगता नहीं था, आज पहुँचे, घर वाले भी खुश हैं काफ़ी ऐसे है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। टूर्नामेंट में 8 पोजीशन आई है प्रिया सोनू जी की, इनके मार्क्स हैं 485.5। मैं प्रिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी जो अपने एग्जाम के दौरान एक्सपीरियंस रहे हैं टेस्ट सीरीज में, वो स्पेशली चूंकि ये देखा गया है कि गर्ल्स जो है वो काफ़ी प्रेशर में भी रहती है, प्रेशर इन द सेंस कि पढ़ाई को लेकर और उनके अच्छा बच्चों को लेकर जो उनके घर परिवार का एक एटीट्यूड रहता है। लड़कियों के लिए तो यही है कि बहुत सी बच्चियां जो है मतलब लड़कियां गांव से भी अपने यहाँ शहर में रेंट पे रूम लेकर रह रही हैं, तो गांव वालों के दिमाग में मैं सही बता दूं सिर्फ इतना ही रहता है कि ये गई हैं करने, अरे देखो भाई क्या करके आती हैं, सच्चाई है, फैक्ट है ये। तो इसी चीज को देखते हुए मैं चाहूंगा, चूंकि लास्ट में हमारे जो 3 कैंडिडेट हैं वो तीनों गर्ल्स हैं और तीनों से हम चाहेंगे कि वो जो भी अपने इस तैयारी के दौरान एक्सपीरियंस रहे वो आपको शेयर करें, ताकि आप भी उन चीजों से सीख कर आगे बढ़ सके, क्योंकि आप सभी के लिए जरूरी है। और जो बॉयज भी हैं, बॉयज के लिए भी कहानी सेम है। आप याद रखिए, जो मुझे महसूस होता है सिर्फ 2 ही लोग चाहते हैं कि आपकी जॉब लगे, एक टीचर और दूसरे आपके पेरेंट्स, तीसरा कोई नहीं चाहता है। अगर आपका कभी प्री निकलता है तो इस बात को मैं कागज पे लिख के दे सकता हूं कि आपका पड़ोसी और आपके रिश्तेदार सोचते हैं कि मेंस तो फेल ही होगा पक्का। धोखे से अगर आप कभी मेंस पास हो जाते हैं तो पक्का ये सोचते हैं अरे इंटरव्यू में तो बाहर कर ही दिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट अरे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ही होगा। तो इसलिए मैं चाहूंगा प्रिया जी भी आपसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सबसे पहले तो मैं भैया को थैंक यू कहना चाहूँगी कि मैंने जब शुरू किया था 2017 में मेरा इंटर हुआ था, तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है एक्चुअली। फिर मुझे लगा यार चलो एसएससी की तैयारी कर लेते हैं, और ये भी नहीं पता था कि एसएससी में होता क्या है, कितने एग्जाम होते हैं, कौन से एग्जाम होते हैं, उनमें कितने सेक्शन होते हैं, क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं पता था मुझे। मैंने तैयारी शुरू की, इधर उधर पढ़ा, पर मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं रोहित सर पढ़ाते हैं और जाके देखो पढ़ के शायद वहाँ अच्छा लगी, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। फिलहाल तो फर्स्ट डे तो मुझे सही कहूँ तो मुझे यही नहीं समझ में आया कि भैया बोल क्या रहे हैं एक्चुअली।
हम किनारे बैठे हुए थे, लेट हो गए थे आने में, तो किनारे बैठे हुए थे, वहां से सही से बोर्ड भी नहीं दिख रहा था और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो पहले दिन मैंने सोचा क्या करें, फिर हमें लगता है चलो जाके देखते रहे, फिर जैसा होगा देखा जाएगा, 1 महीने तो जाके देखते ही हैं। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आना शुरू हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि यार यहाँ से ज्यादा अगर यहाँ नहीं हुआ तो फिर कहीं होगा नहीं। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी तैयारी करते रहे और तैयारी के दौरान सिर्फ 2 लोगों की सुने, एक अपनी और दूसरी भैया की। जो भैया बताते हैं क्लास में, एक्चुअली मैं सही बता रही हूँ, जो भैया जितना बताते हैं अगर आप उतना कर लेते हैं उतना इनफ है। मैं बता दूं कि मैंने मैथ्स के अलावा और कोई सब्जेक्ट की कोचिंग नहीं करी है, कहीं भी नहीं करी है। जो भी अगर इंग्लिश में भी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि CSL के पहले जब इसके पहले हुआ था तो मुझे प्रॉब्लम थी इंग्लिश में बहुत, तो हम भैया के पास गए, हमने कहा भैया इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम है, क्या किया जाए? तो बोलते हैं भैया ने सिर्फ इतना कहा कि अब तो ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है, टाइम बहुत कम है, तो ऐसा करो तुम प्रैक्टिस सेट लगा डालो। और सही बताऊं तो मेरे 43 मार्क्स थे इंग्लिश में, अभी पिछला जो CSL हुआ उसमें। और जबकि मेरे पहले ये हाल था कि 25-27 आ रहे थे मार्क्स जब मैं मार्क देती थी। और दूसरा आप अपनी सुने कि आप अपने मार्क का एनालिसिस करें, आप देखें कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, आप किसमें कम कर पा रहे हैं, तो आप उस पर ज्यादा ध्यान दें और दूसरे भैया जो बताते हैं वो करते रहें, बस उतना ही पर्याप्त है। थैंक यू। इस टेस्ट में 9th पोजीशन पर हैं सोनिया वर्मा। इन्होंने इस टूर्नामेंट में मार्क्स गेन किए 484.5। मैं सोनिया से भी चाहूंगा कि बेसिकली टेस्ट सीरीज और ST का और रेगुलर टेस्ट देते रहने के क्या बेनिफिट्स हैं और उसका क्या परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है, ये केवल 2 शब्दों में। सबसे पहले तो थैंक यू सर। और मॉक टेस्ट और जो टेस्ट सीरीज होती है उनका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपकी तैयारी पर, क्योंकि आपको पता रहता है कि आप क्लास में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, अपनी पोजीशन पता रहती है, आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, तो उसमें धीरे धीरे आप खुद ही इंप्रूव करते जाते हो। जब आपके नंबर कम आएंगे, आप लिस्ट में नीचे जाओगे, तो अपने आप एफर्ट्स करोगे ऊपर आने के लिए, तो बहुत ज़रूरी है टेस्ट सीरीज और मॉक्स। ठीक है, थैंक यू। 10th पोजीशन पर है अर्पित। 478.5 मार्क्स हैं इनके। चाहूंगा कि इस टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट से जो भी इनको इनकी तैयारी में सहयोग मिला है वो आपसे शेयर करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉक टेस्ट और लगाने का सिर्फ एक ही फायदा होता है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी में बहुत फर्क पड़ता है। और सबसे ज़रूरी बात कि मॉक टेस्ट लगाते समय आप सब्जेक्ट वाइज टाइम ब्रेकअप करके चलिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए इंग्लिश कर रहे हैं तो 15-20 मिनट इंग्लिश ही करते रह गए, बाकी आगे आखिरी में अगर मैथ्स करी तो फिर टाइम ही नहीं बचा, अगर डिफ़िकल्ट शिफ्ट आई तो इसी बाकी एक्सपीरियंस तो मेरे फ्रेंड्स ने बखूबी शेयर कर ही दिए हैं और सर अच्छे से आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, तो इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। वाइंड अप करने से पहले देखिए जो सबसे मेन बात है कि अगर किसी भी एग्जाम में किसी भी फाइनल सेलेक्ट कैंडिडेट का कट ऑफ 475 गया है तो याद रखिए जिसके भी 474 मार्क्स हैं वो याद रखो कूड़ा नहीं है। ठीक है, मैंने ये वर्ड इसलिए यूज किया कि जिसका भी नहीं होता केवल 1 मार्क्स से उसके बारे में यही जाना जाता है कि ये एलिजिबल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी कारण से वो कोई एक अटेम्प्ट क्वेश्चन नहीं कर पाया या उसका कोई सही क्वेश्चन गलत हो गया या उसको सही आने वाला क्वेश्चन उसका
छूट गया, केवल ये रीजन है। तो इस लिस्ट में भी अब जैसे मान लीजिए एक नेक्स्ट नेम है अंकित सचान है, शिवम है, हर्षित है, शशांक है, शिवचंद्रा है, जो भी बच्चे इनमें आए हैं या जिनको इन 10 लोगों में नहीं है, तो ऐसा नहीं कि वो एलिजिबल नहीं है। याद रखिए हर वो बच्चा जो कंपटीशन देता है, कॉम्पिटिटर जो भी एग्जाम में बैठ रहा है, जो ले रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ बेहतर और बहुत बेहतर के बीच अंतर है। जो बहुत बेहतर होते हैं उनको लेते जाते हैं जो भी वैकेंसीज आती हैं, और जो बेहतर है वो अपना तैयारी करते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो जिन्होंने भी इस टेस्ट सीरीज में परफॉर्म किया और किसी कारणवश इन 1 to 10 में नहीं आ पाए हैं, सो ओके तो मैं चाहूंगा कि वो अपनी परफॉर्मेंस को लगातार करते रहेंगे, ये याद रखिए, क्योंकि ये जो आखिरी बात बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक होते हैं, हर बार सेलेक्ट ना होना ये नहीं बताता कि अब आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, पिछली बार से और बेहतर करनी है। टेस्ट सीरीज पर ध्यान दे रहा है, किसी तरह का अगर रोहित सर की तरफ से कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो वो भी आपके लिए बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करें, बच्चों ने बताया उसको एनालाइज करें, कहां क्या किया जा सकता है। बाकी गाइडेंस के लिए हर समय ये उपलब्ध ही है आपके बीच में। लास्ट स्टेटमेंट, ईमानदार प्रयास करें और हमेशा याद रखें, मैं हमेशा अपने लिए और अपने बच्चों से हमेशा यही कहता रहा हूं, विजय या वीरगति। अगर आपका प्रयास इस तरह है कि या तो विजय मिलेगी या वीरगति, तो विजय अवश्य मिलेगी, ठीक, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहां आप मर जाएंगे, ठीक, मेहनत करते हैं। ओके, थैंक यू। वो बच्चे